नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। हम समझेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ के साथ थोड़ा सा हम मेच्योरेशन पर भी बात करेंगे कि वो कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डिफरेंट है। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसको समझेंगे, फिर हम इनमें बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इन दो शब्दों की बात करूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों शब्द आपने पहली बार तो नहीं सुने होंगे, इससे पहले भी आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा किसी और रेफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो अक्सर इसको कई मायनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो वहां पे भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। या जब हम बात करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट की, कि कैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस प्रकार से होता है, ह्यूमन ग्रोथ की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो ये शब्द है फ्रीक्वेंटली हमें सुनने को मिलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का संबंध सीधे सीधे किससे है? बच्चे से है। तो जब हम बात कर रहे होंगे सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो ये दोनों शब्द हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों शब्दों के केंद्र में कौन होगा? बच्चा, यानी कि चाइल्ड। इट मीन्स हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, उसके सेंटर में कौन है? बच्चा। हम बच्चे की ग्रोथ की बात करेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, बच्चा कैसे ग्रो करता है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीडीपी में बात होगी, तो वहां पे किससे संबंध है? इसका बच्चे से संबंध है। यहाँ पे हम बच्चे के रेफरेंस में चीजें पढ़ रहे हैं। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज आपको क्लियर करना था कि हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अर्थ ये भी होता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, साइंटिफिक ग्रोथ हो गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया, बट सीडीपी में यहाँ पे सिर्फ बच्चे की बात होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, यानी कि एक तरीके से डेवलपमेंट क्या? प्रोग्रेसिव चेंज है ना? एक तरीके का क्या है? प्रोग्रेसिव चेंज हम कह सकते हैं, दैट इज डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी रेफरेंस में हो। और जब हम यहाँ बच्चे की भी बात करेंगे, तो बच्चे में भी जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है, एक डेवलपमेंट के अंदर ही एक हिस्सा ग्रोथ का होता है। और डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, जहां पर इसका अर्थ ये होता है कि कैसे बच्चा प्रोग्रेसिवली अपने अंदर चेंज ला रहा है, यानी कि वो अग्रसर आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपने विकास के क्रम में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना? ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा इनमें बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने जनरल बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक बात करेंगे। इनमें बेसिक डिफरेंस हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, ग्रोथ, और यहां पे हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ का संबंध किससे है? क्वांटिटेटिव चेंज से है, क्वांटिटेटिव चेंज। वहीं डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाता है? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। मुझे पता है कि आपको ये बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी कि भाई क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं या क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस का अर्थ होता है कि जिनको हम ऐसे चेंजेस जिनको हम नाप सकते हैं, या जो एक तरीके से हमें दिखाई भी देते हैं। ठीक है, विजिबल है, प्रॉपर दिख रहा है कि भाई हाँ चेंज हुआ है। ठीक है, वहीं क्वालिटेटिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको नापना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी बच्चे के हाइट में चेंज आ गया है, तो हाइट क्या है? उसको नापा जा सकता है एक मात्रा के रूप में कि भाई इतने सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है, तो इट मींस ये क्या है? ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव चेंज है। वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस तो आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइट जो बढ़ गई वो, इसके अलावा क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। अभी क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? जो मैंने अभी बताया जस्ट आपको, जिनको हम मेजर
नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट पहले से बेहतर हो गया है, या हम ये कहें कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट पहले से बेहतर हो गया है, तो उसको नापना मुश्किल है कि कितना हुआ, कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ। इसको हम किसी यूनिट में, किसी संख्या के रूप में नहीं नाप सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि डेवलपमेंट मीन्स क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज, वेयर एज ग्रोथ मीन्स ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि इट कैन बी मेजर्ड, नाप सकते हैं आप इसको, बट इसको इट कैन नॉट, इसको आप नहीं नाप सकते, इन चेंजेस को आप नहीं नाप सकते। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी का वेट बढ़ गया, पहले मान लीजिए किसी बच्चे का वजन 15 किलो था, अब 16 किलो हो गया, 16.5 17 हो गया, तो कहने का अर्थ क्या है कि आप इसको नाप तो पा रहे हैं ना, या हाइट बढ़ गई, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आप नाप तो पा रहे हैं ना, लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो उसको नापना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिख सकता है हमें कि हाँ, बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा है कि किसी बच्चे का व्यवहार पहले के मुकाबले बेहतर है, यानी कि अब वो बाकी लोगों के साथ मिलता जुलता है, थोड़ा तरीके से बात करता है, इसका मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा बच्चा जो मान के चले कि थोड़ा सा पढ़ने में बेहतर हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो गया है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, ये आपको ऑब्जर्व जरूर होगा कि दिखेगा कि बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट आपके लिए नापना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ, कितना चेंज आया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज, ध्यान रखिएगा कि इट इज कंप्लीटली बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि फिजिकल चेंजेस कुछ आ रहे हैं बच्चे में, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जबकि ये बायोलॉजिकल तो होता ही होता है, साथ में इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं है, इन्वायरमेंट का भी हमें असर देखने को मिलता है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आप पढ़ेंगे भी, जब हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जो एक चैप्टर है, उसमें हम समझेंगे कि कैसे बच्चे के डेवलपमेंट पे हेरिडिटी, यानी कि बायोलॉजिकल या हेरिडिटी एक ही बात है, और इन्वायरमेंट दोनों का असर होता है। तो कहने का अर्थ है कि जब डेवलपमेंट की बात होगी तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को हमें कंसिडर करना होता है। वहीं जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो सिर्फ बायोलॉजिकल चीजें वहां पर होती हैं, इससे ज्यादा वहां पे कुछ नहीं है। वहीं दूसरा बात करें तो मेनली इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हाइट में चेंज हो गया, वेट में चेंज हो गया, ठीक है, मसल्स ग्रोथ हो गई, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट भी है, लेकिन उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स भी हैं डेवलपमेंट के। फॉर एग्जाम्पल, सोशल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकता है, इमोशनल हो गया, मोरल हो गया। कहने का ये कि इसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी आते हैं डेवलपमेंट के, इसमें सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात होती है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बाकी एस्पेक्ट्स की भी बात होती है डेवलपमेंट की। नेक्स्ट, कि ये जो है इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब कि ये एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो ये नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ध्यान रखिएगा कि लाइफ लॉन्ग नहीं होती, जीवन भर चलेगी ऐसा नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझिए कि फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो एक निश्चित समय तक होता है। जनरली 18 19 20 साल की एज तक बच्चे का जितना भी फिजिकल डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो बस मनुष्य की क्या है कि हाइट, वेट बढ़ता रहता है। हाइट में तो कोई चेंज आता नहीं है, वेट बढ़ता रहता है। वो भी किस वजह से, वो भी हमारी जो फूड हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, लेकिन वैसे कोई चेंज नहीं आता फिजिकल में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें आप जो है वो लाइफ लॉन्ग सीखते रहेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट तो आपको एक टाइम तक हो जाएगा, लेकिन सोशल, जो लैंग्वेज की मैं बात करूं वो, इमोशनल, मोरल, ये सब चीजें क्या है, ये सब व्यक्ति अपनी मृत्यु तक सीख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर एज है या स्टेज है जहां तक वो होगा, बल्कि ये क्या है, ये लाइफ लॉन्ग। और जो सिक्स्थ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं ग्रोथ की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि शरीर की जो संरचना होती है, जो शारीरिक संरचना की हम बात करते हैं, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है।
है ना। जैसे अगर किसी की हाइट और वेट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि जो शरीर की जो बनावट है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हमें उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये बेसिक डिफरेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, जब आप इसको समझ लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे फिर कि मेच्योरेशन क्या होती है, इस पर बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं मेच्योरेशन का। एक छोटा सा ही टॉपिक है बट समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट इसी वजह से होती है कि लोग ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन इनको एक जैसा मान लेते हैं, जबकि इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। चलिए, मेच्योरेशन। अब मेच्योरेशन को हिंदी में हम कहते हैं परिपक्वता। क्या अर्थ होता है इसका? आप मेच्योरेशन या परिपक्वता को आप यूं समझिए कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हम किसी एक खास समय पर ही कर सकते हैं, उससे पहले हम उसको नहीं कर पाते। और यही कारण है जिसको हम कहते हैं कि मेच्योरेशन होना, यानी मेच्योरिटी आना। है ना। मेच्योरिटी का एक अर्थ ये भी माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में समझदारी आ जाती है तो वो क्या है, वो मेच्योर हो गया है। हालांकि ये भी एक रूप है मेच्योरेशन का, लेकिन मेच्योरेशन के कई रूप हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं मेच्योरेशन की, तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ फाइलोजेनिक एक्शंस मेनली होते हैं। फाइलोजेनिक का अर्थ होता है कि ऐसे एक्शंस जो हमें सभी ह्यूमन बींग्स या सभी स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो मनुष्य है, मनुष्य में सभी में आपको एक कॉमन एक्शन देखने को मिलता है, वॉकिंग, हर कोई चलता है। सिटिंग, हर कोई बैठ पाता है। रनिंग, हर कोई दौड़ पाता है। ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमें सभी में देखने को मिलते हैं और ये कहलाते हैं फाइलोजेनिक एक्शंस। और यही एक्शंस क्या होते हैं, किसका रिजल्ट होते हैं, मेच्योरेशन का रिजल्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली मेच्योरेशन का संबंध एक तरीके से जेनेटिक्स से है। हमारे जेनेटिक्स ब्लूप्रिंट्स हम कह सकते हैं इसको, कि जो पहले से कोडेड इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स में होती है वो मेच्योरेशन के रूप में बाहर आती है। हमारे जीन्स में ये सारी चीजें पहले से कोडेड होती है कि भाई किस खास समय पर कौन सा एक्शन हमें देखने को मिलेगा, और उसी की जो झलक होती है एक तरीके से वो क्या कहलाती है, मेच्योरेशन कहलाती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक होता है। ऐसा थोड़ी इसमें हमें एफर्ट करना पड़ता है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए ना ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ना ज्यादा सोचना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एक टाइम आएगा जब वो उस काबिल हो पाएगा कि वो चलना सीख जाएगा और फिर वो चलने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोलना, बैठना, ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। इसके लिए आप चाहे कितना भी एफर्ट कर लें, बच्चा एक खास समय पर ही उस चीज को सीख पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मेच्योरेशन। मेच्योरेशन को लेकर दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये कि मेच्योरेशन पर ट्रेनिंग का कोई खास असर हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है ना, ट्रेनिंग का कोई खास असर देखने को मिलता नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं ट्रेनिंग के माध्यम से मेच्योरेशन वाली चीज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। है ना, आप ट्रेनिंग के थ्रू आप किसी बच्चे को जल्दी चलना नहीं सिखा सकते। अगर नॉर्मली एक बच्चा 1 से 1.25 साल में चलना सीख जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में ही बच्चे को चलना सिखा सकते हैं बाय ट्रेनिंग। वो पॉसिबल ही नहीं है, आप कितना भी एफर्ट करेंगे बच्चा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ट्रेनिंग हर जगह काम नहीं आती है, कुछ परसेंट तक फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा मान के चले कि लिखना सीख रहा है, तो हाँ अभ्यास के थ्रू हम कुछ चेंजेस उसमें ला सकते हैं, उसकी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। लेकिन पेंसिल को पकड़ना, लिखना, वो भी एक मेच्योरिटी है, वो एक खास समय पर ही बच्चे में आती है। आप चाहें कि अगर भाई 6 महीने का बच्चा या 8-10 महीने का बच्चा पेंसिल पकड़ के अक्षर बनाना सीख जाए, तो वो संभव नहीं है, चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए। हाँ, लेकिन अगर बच्चा 3.5-4 साल का हो गया तो आप उसको ट्रेनिंग के थ्रू जल्दी लिखना सिखा सकते हैं, क्योंकि हाँ उसकी मसल सब मिच्योर हो गई हैं, लिखने लायक हो गई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक चीज कि ट्रेनिंग का इस पर कोई असर हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि मेच्योरेशन इज बेसिकली व्हाट, प्री कंडीशन फॉर लर्निंग। मेच्योरेशन इज प्री कंडीशन फॉर लर्निंग। अगर आपको बच्चे को कुछ सिखाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि बच्चे में उस चीज को सीखने के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं वो बच्चे में आ चुकी हैं। इन द सेम वे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेच्योरिटी बच्चे में आ गई है उस लेवल की, तभी बच्चा उस चीज को सीख पाएगा, अदरवाइज नहीं सीख पाएगा। वही एग्जाम्पल ले लीजिए लिखने का, कि अगर आप बच्चे को लिखना सिखाना चाह रहे हैं, तो आप 6 महीने के बच्चे को तो किसी भी हालत में सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो पेंसिल को तो पकड़ना सीखता नहीं है। तो आपको किसका वेट करना पड़ेगा? बच्चे के थोड़े से मिच्योर होने का वेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे की मसल्स, बच्चे का मोटर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा सा हो जाए, ताकि बच्चा पेंसिल्स को पकड़ना सीख जाए, तभी आप बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से टाइपिंग सिखाना है तो भी बच्चे में कुछ स्किल्स डेवलप होनी जरूरी है, कुछ मेच्योरिटी बच्चे में आनी बहुत जरूरी है। तो कहने का अर्थ है कि प्री कंडीशन फॉर लर्निंग। इन द सेम में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं बच्चे को जो आप जल्दी नहीं सिखा सकते। खासकर अगर मैं बात करूं जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का अर्थ क्या है कि ऐसे कंसेप्ट जो बच्चे के सामने नहीं होते लेकिन हाँ एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोलर सिस्टम बच्चे को पढ़ाना है तो आप पहली दूसरी क्लास के बच्चे को सोलर सिस्टम नहीं पढ़ा सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसका रीजन सिर्फ ये है कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाई है, और वो कब डेवलप होती है? एक खास स्टेज में, जो कि पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, खैर बात करेंगे पियाजे की थ्योरी पर भी बाद में। तो कहने का अर्थ ये है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बच्चे में खास स्टेज में ही आती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि बच्चा उतना मेच्योर नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि आप कुछ भी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो मेच्योरिटी इज अ प्री कंडीशन फॉर लर्निंग। चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं। जब हम नई नई चीजें पढ़ ली हैं तो डेवलपमेंट और मेच्योरेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। मेच्योरेशन और डेवलपमेंट में एक बेसिक डिफरेंस हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बात की कि बेसिकली मेच्योरेशन का संबंध किससे? जीन से। एक तरीके से क्या है, ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि जेनेटिक ही हो। हमने देखा था कि डेवलपमेंट पे जो जेनेटिक्स यानी कि बायोलॉजी हमने पढ़ी थी ना, बायोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंट, दोनों का ही असर हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें मेच्योरेशन में देखने को नहीं मिलता। मेच्योरेशन पर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। मेच्योरेशन बेसिकली जो कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो कि खास स्टेज में ही बच्चे में रिफ्लेक्ट होंगे, वो मेच्योरेशन होता है। लेकिन डेवलपमेंट जेनेटिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हम कह सकते हैं कि मेच्योरेशन और डेवलपमेंट में है। वहीं अगर मुझे आपको मेच्योरेशन एंड ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस बताना हो, मेच्योरेशन एंड ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस बताना हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेच्योरेशन एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? जैसा कि हमने देखा था कि ग्रोथ का संबंध किससे होता है? मेनली फिजिकल एस्पेक्ट से ही होता है। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसी से इसका संबंध होता है। लेकिन मेच्योरेशन का संबंध सिर्फ फिजिकल से नहीं होता, जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं, उनसे इसका संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो हाइट और वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, ये ग्रोथ है। लेकिन मेच्योरेशन क्या है? सिर्फ इतना नहीं है। मेच्योरेशन में कुछ फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा चलना सीख रहा है, चलना सीखना एक खास एज में सीखता है, वो मेच्योरेशन का एग्जाम्पल हो गया। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस में भी आ गया कि बच्चा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है। मसल्स ग्रोथ होने की वजह से भी बच्चा कुछ एक्शंस कर पाता है, फिजिकल एक्शंस। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही थोड़ी है, अदर एस्पेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा कि कॉग्निटिव में हम जैसे देखते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कर पाता है, मैंने बताया इससे पहले, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक खास एज में ही बच्चा कर पाता है, उससे पहले वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपने देखा मेच्योरेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बाकी एस्पेक्ट से भी जुड़ा है। सोशल की बात कर लीजिए, इमोशनल की बात कर लीजिए, बच्चे में एक खास स्टेज में ही आते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की, जब बात करें तो मोरल डिसीजन बच्चा कैसे लेता है? धीरे धीरे लेता है, धीरे धीरे उसकी समझ बनती है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो बच्चों में हमें मतलब
मेच्योरिटी काफी हद तक हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हर एक एस्पेक्ट्स में किसी एक पर्टिकुलर एज में ही देखने को मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मेच्योरिटी है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे कि बच्चा समझदार जब होता है तो बचपन से थोड़ी समझदार हो जाता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चे में समझदारी आनी शुरू हो जाती है। हाँ, वो भी है कि इन्वायरमेंट से भी बच्चा समझता है, लेकिन बच्चे का जो ब्रेन है, बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है, वो उस वक्त स्टेज तक पहुंचेगा तभी तो बच्चा कुछ चीजें समझ पाएगा या सीख पाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि मेच्योरेशन आप पाएंगे कि ये बाकी एस्पेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ फिजिकल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे मेच्योरेशन डेवलपमेंट, मेच्योरेशन ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस है, इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे इतना ज्यादा पूछेगा भी नहीं। मेन होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टेजेस की बात करेंगे कि डेवलपमेंट के ना कुछ स्टेजेस भी होते हैं। जैसा कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही शब्दों को समझ लिया है, जब हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे स्पेशली तब हम वहां पे ग्रोथ को कवर कर लेंगे। फिलहाल हम डेवलपमेंट के बारे में और भी कुछ चीजें समझ लेते हैं। उसमें से एक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पहले ही बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपका शुरू में ही दूर हो जाए। वो ये है कि ध्यान रखिएगा कि जब हम आगे थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तो कई सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, हम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ेंगे, हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, हम कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे। इन सब की थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे, और जब आप इनकी थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना, तो आप पाएंगे कि इन्होंने क्या कर रखा है कि जो हमारा एज होता है उसको बांट रखा है अलग अलग स्टेजेस में। फॉर एग्जांपल पियाजे ने 4 स्टेजेस में बांट दिया है जो ह्यूमन एज होती है, जो कि मेनली इनके अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। मेनली जो 0 से लेके 19 या 20 साल तक की एज को ये 4 हिस्सों में बांट देते हैं, और फिर वो अलग अलग स्टेजेस बता देते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ब्रूनर इसी प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो 3 स्टेजेस में बांट देते हैं एजेस को। एरिक्सन पूरे लाइफ स्पैन को 0 से लेकर के डेथ तक को मेनली 8 स्टेजेस में बांट देते हैं, और फिर वो समझाते हैं कि कैसे बच्चे का साइको सोशल डेवलपमेंट होता है। कोहलबर्ग जो नैतिक विकास है उसके बारे में बात करते हैं, मेनली 6 इंपॉर्टेंट जो इनके स्टेजेस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आगे भी आप बहुत सारे स्टेजेस पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, बट वो किसी एक एस्पेक्ट से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, इसी प्रकार ब्रूनर का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, एरिक्सन का साइको सोशल से है, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट से है। तो इनकी थ्योरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड एक कॉमन जो कि जिसमें कि हम मेनली जो हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें सभी चेंजेस की हम बात कर रहे होंगे। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मेनली इसी तरीके से कैटेगराइज करते हैं। इन जनरल जब हम बात करते हैं ना चीजों के बारे में, इन जनरल में कह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर थ्योरी के रेफरेंस में नहीं कह रहा, इन जनरल जब हम बात करते हैं तो 4 स्टेजेस जो होते हैं वो डेवलपमेंट के माने जाते हैं। पहली होती है इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, दूसरी होती है चाइल्डहुड स्टेज, उसके बाद एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, ये आ जाता है। इन्फेंसी की बात करें तो 0 से 2 साल की जो एज होती है वो इन्फेंसी कहलाती है। चाइल्डहुड जो है वो आगे फिर से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, और जब हम बात करते हैं चाइल्डहुड तो जनरली जो 3 से 12 साल की एज होती है वो चाइल्डहुड की कहलाती है, जिसमें कि 3 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड हो जाता है और 7 से 12 साल लेटर चाइल्डहुड हो जाता है। फिर जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की तो इसमें 13 से लेकर के जनरली 19 साल तक की जो एज होती है उसको एडोलेसेंस कहा जाता है, और अडल्टहुड में 20 साल के बाद की जो एज होती है वो कहलाती है अडल्टहुड। तो इन जनरल जब हम डिवाइड करते हैं डेवलपमेंट्स को तो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। ठीक है, बाकी जब आप किसी कोई पर्टिकुलर एक थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अलग तरीके से हम डिवीजन देखेंगे,
लेकिन वो इस खास रेफरेंस में होगा। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन हाँ, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट सेक्शन। जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की तो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, मेजरली 7 डायमेंशंस होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे सीडीपी में। अगर मैं आपको बात करूं डेवलपमेंट के डायमेंशंस की, तो इसमें ध्यान रखिएगा बहुत सारे होते हैं। जैसा कि एक होता है फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का संबंध किससे होगा? जब हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे में फिजिकल चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से बच्चे की मसल्स ग्रोथ होती है, किस प्रकार से बच्चे का हाइट वेट कितना किस एज में होता है, ये सब चीजें हम फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद आ जाता है इसमें मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा नर्व सिस्टम होता है और जो हमारी मसल्स होती हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, और ये हमारे सभी एक्शंस के लिए मोटर डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूँ या मैं कुछ लिख भी पा रहा हूँ तो ये सिर्फ मोटर डेवलपमेंट की वजह से है, क्योंकि जो मेरे नर्व सिस्टम है जो ब्रेन को मैसेज भेज रहा है, मैसेज रिसीव कर रहा है और जो डायरेक्शंस दे रहा है, ठीक है, और उसके अनुसार मेरी मसल्स भी रिएक्ट कर रही हैं, तो वो सब मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ है हमारे मेनली जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल चीज़ों को समझना, सीखना, याद करना, इसके अलावा देख के चीज इंफॉर्मेशन लेना, उसको प्रोसेस कर पाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? कॉग्निटिव में आ जाती हैं। और जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पियाजे की थ्योरी बेसिकली पढ़ेंगे, ब्रूनर की थ्योरी पढ़ेंगे, इन सब की थ्योरी हम बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। इसके बाद अगला जो एस्पेक्ट आ जाता है दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का संबंध होता है कि हमारे जो वोकल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हम एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं। एक बच्चा कैसे भाषा को सीखता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के उनको सीखता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं लैंग्वेज के जिनको कि वो सीखता है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको मैनेज कर पाना, ठीक है, अपने इमोशंस को समझ पाना, दूसरे के इमोशंस को समझ पाना, ये सब कुछ किस में आ जाता है? इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चा कैसे बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, इंटरेक्शन के थ्रू कैसे सीखता है, कैसे अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, ये सब किस में आता है? ये सब सोशल डेवलपमेंट में आता है। और जब हम ये पढ़ेंगे तो मेनली यहाँ पे हम सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ रहे होंगे, बंडूरा की थ्योरी पढ़ रहे होंगे, कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरीज, ये सारी चीजें इसमें हैं। उसके बाद जो लास्ट आ जाता है दैट इज मोरल डेवलपमेंट, की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। अगर बच्चा किसी भी खास मोरल डायलेमा में फंस जाता है तो वहां पे बच्चा डिसीजन लेना कैसे सीख रहा है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन मोरल डेवलपमेंट। और उसमें हम ये भी पढ़ेंगे जो थ्योरीज दी गई थी, मेनली पियाजे की जो थ्योरी थी हेटेरोनोमस ऑटोनोमस मोरालिटी, या जो कोहलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी जिसमें कि उन्होंने 3 लेवल में और 6 स्टेजेस में बांटा था, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा मोरल डेवलपमेंट में करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये 7 मेजर डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, और इनको हम वन बाय वन एक एक करके कवर करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन हाँ, ये भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसमें हाँ 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए सेपरेटली मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट विल बी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल टास्क। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, यूजफुल रही होगी। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।